नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती। सबसे पहले बात करेंगे, देश भर में कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन मौत और कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना संक्रमित का रिकॉर्ड जो है 3,46,000 के पार पहुंच गया। हालात संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन और बाकी जरूरी मेडिकल सुविधाओं को लेकर के सुनवाई की है। और इन सभी मुद्दों पर हम अपने 3 सहयोगियों के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो ये कई लेवल पे जो बातें की जा रही है इसका क्या मायना है। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरफ है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं। तो हम चलेंगे, हमारे साथ आशीष भार्गव होंगे, परिमल हैं और हिमांशु हैं। ये 3 हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आप बाकी से आपके पास आएंगे। सबसे पहले आशीष के पास आना चाहते हैं। आशीष, जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो कई जगह देखा गया कि राज्य सरकारें, किसी ने कोई सहायता के लिए ट्वीट किया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की बात कर रहा है। तो अब ये साफ हो गया कि कोई सहायता मांगे तो आप उसको धमका नहीं सकती है कोई भी राज्य सरकार। जी बिल्कुल। देखिए, और बाबा, सबसे अहम बात यह है कि जो ये कदम उठाने वाला आदमी है वो कोई और आगे बढ़ेंगे। हम आशीष के पास जाएंगे जब हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। जो हम आशीष के पास जाने की बात का कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऑक्सीजन बेड और दवाओं के पोस्ट पर यदि किसी ने कुछ जानकारी मांगी या अपनी ज़रूरतें बताई है तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया है कि अफवाह फैलाने के नाम पर भी कार्रवाई की तो अवमानना का केस चलाया जाएगा। अक्सर राज्य सरकारें जो है ये इस पूरे मामले को एक नया टर्न दे देती है और कहती है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली को यदि 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है तो 480 टन ही क्यों आवंटित किया गया। आशीष, आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कोई पिटीशन नहीं आई थी बाबा, या किसी ने मांग नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है ऐसी बातों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह लोग गलत सूचनाएं फैलाते हैं। और ये भी बात सामने आई थी कि किसी ने अपने पिता के लिए ऑक्सीजन की मांग की थी और ऐसा कोई ट्वीट किया था जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये काफ़ी गंभीर बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को वो काम करना पड़ रहा है जो काम सरकार को करना चाहिए था। आप बाबा देखिए किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट लगातार कई घंटों तक ये सुनवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, बेड की कैसे व्यवस्था होगी, लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी, जरूरी जो दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है वो कैसे मिलेंगी। ये तमाम चीजें हैं जिन पर लगातार कई घंटे हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और इसे नेशनल मुद्दा बनाया है कि आप वैक्सीन, केंद्र सरकार पर आज करीब 10 सवाल बाबा उठाए हैं, बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। और ये भी कहा कि इसको आप विपरीत तरीके से ना लें, ये आप इस तरीके से समझिए कि हम आपको सुझाव दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते आपको एक सुझाव दे रहे हैं जिस पे आप काम करिए और इस पर जवाब दीजिए। वैक्सीन क्यों अलग है? केंद्र सरकार जब वैक्सीन खरीदती है तो 150 रुपए जी, राज्य सरकारें जो खरीदती हैं तो 300 से 400 रुपए, प्राइवेट जब अस्पताल खरीदेंगे तो 1200 रुपए तक उसकी वैल्यू होगी जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पैसे दे रहे हैं, पब्लिक फंड से सरकार फंडिंग कर रही है, तो फिर जो कीमत का निर्धारण का काम है वो सरकार क्यों नहीं कर रही? ये पब्लिक गुड हो गया है। सही बात। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली के लिए कहा है कि आप ऑक्सीजन 700 मीट्रिक टन क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, अब आशीष बने रहिए। हम परिमल के पास चलते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, आपके पास बाद में आऊंगा। परिमल, आप लगातार फील्ड में हैं, आप हॉस्पिटल्स बाकी सारी चीजें देखते हैं। क्या ग्राउंड में स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट जो चिंता जाहिर कर रही है वो तो जायज है, लेकिन स्थिति क्या कितनी भयावह है आप बताइए। देखिए बाबा, एक लाइन से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि बीमारी से ज्यादा मौत लाचारी में हो रही है। उस लाचारी में जिसमें इलाज नहीं मिल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसमें दवाई ब्लैक से खरीदनी पड़ रही है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये जहां पर हमने शुरुआत की थी पिछले साल, हम वहीं पहुंच गए हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पे अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात है।
उस एम्पावर्ड ग्रुप पर जिसके पास जिम्मेदारी थी कि बेड को देखे, ऑक्सीजन सप्लाई को देखे, उसकी चेन को बनाए। तो जिस एम्पावर्ड ग्रुप को प्रधानमंत्री ने गठित किया था उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप आराम से सो गए एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबली प्रूवन है कि दूसरी तीसरी लहर आती है, उसके बावजूद आपने उस तरीके से उस दिशा में काम नहीं उठाया। आज भी बाबा क्या बात हो रही है, टेस्टिंग किट को बात हो रही है, टेस्टिंग के लिए वेटिंग आ रहा है। आज बात कर रहे हैं बेड की, आज बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, आज बात कर रहे हैं वेंटिलेटर की। यही बात तो हम पिछले 1 साल पहले कर रहे थे, 13 महीने पहले, और तब ये चीजें नहीं उठाई गई। तो ग्राउंड पे इस तरीके से हालात हुए, अदालत को दखल देना पड़ रहा है। और इसमें कोई अकेले दोषी नहीं है, एम्पावर्ड ग्रुप भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट को लेकर एनसीडीसी का रिकमेंडेशन था कि जो लॉकडाउन लगाया गया उससे बहुत पहले 15 दिन पहले ये बता दिया गया था कि आप अगर नहीं लगाएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर चूक जो हुई है हर स्तर पे हुई है, और वो चूक एक तरीके से माने तो ज्यादा चूक सेंटर की चूक है, जिन्होंने पूरी फोर्स तैनात की थी, पूरा लॉ लश्कर था, पूरा एक ग्रुप बना हुआ था, उनसे अनदेखी कहां पर हो गई, वो उस चीज को क्यों नहीं भांप पाए जो आज ये हालात बने हैं। मैं परिमल यही जानना चाह रहा था कि दिल्ली में यदि देखिए केंद्र सरकार भी है, मतलब एम्स भी है, सफदरजंग भी है, बाकी अस्पताल है, इतने सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, यदि उसकी तुलना हम बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों से करें तो स्थिति तो यहाँ काफी बेहतर होनी चाहिए। तो क्या हम माने कि सेंटर केंद्र की सरकार और राज्य सरकार होने के बावजूद हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? निश्चित तौर पे बाबा, उस बुनियाद को फिर से हम बना रहे हैं जिस बुनियाद को पहले पिछले साल हमने बनाया था। वो चाहे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर हो या मुंबई में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल इसलिए किया कि हमारी नीति उस तरीके की नहीं थी या हमारी सोच उस तरीके की नहीं थी कि इस तरीके से हालात पैदा हो जाएंगे। और अगर लोग मर रहे हैं आज, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि उनको इलाज सही वक्त पे नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप दिल्ली से शरद ने रिपोर्ट दिखाई कि सड़कों पे ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन लंगर का इंतजाम किया गया है, तो ये सरकार का फेल्योर है, ये केंद्र सरकार का फेल्योर है, राज्य सरकार का फेल्योर है, तमाम लोग इसमें दोषी हैं। क्योंकि मरने वाला आदमी जो है ये ऑक्सीजन यानी सांस की बीमारी है, और ऑक्सीजन अगर आप सही वक्त पे आप नहीं देंगे या दवाई सही वक्त पे नहीं मिलेगी तो आदमी दम तोड़ेगा ही। और हजारों मौत, 3000 मौत पे कोई संवेदना प्रकट नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। उसको ग्राफ में देखेंगे तो ये बताया जाएगा कि हमारा मोर्टिलिटी रेट 1.31% हो गया है। अरे उस परिवार से जाके आप पूछिए जिसके परिवार में एक सदस्य मर रहा है, उस पर क्या बीत रही है। जो लोग बीमार हैं उनसे जाके आप पूछिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है बाबा। परिमल आप बने रहिए, हिमांशु के पास चलते हैं। आशीष आपके पास भी आऊंगा। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने आखिरकार मीटिंग की, कैबिनेट की एक लंबी चौड़ी मीटिंग, शायद इतनी बहुत दिनों बाद हुई होगी इतनी बड़ी मीटिंग, लेकिन सिस्टम की बात अब बीच में आ जाती है कि हम सिस्टम ने मारा। परिमल का गुस्सा आप समझ रहे हैं कि परिमल जो रिपोर्ट करते हैं उनके ऊपर कितना दबाव है। सब फोन कर रहे हैं परिमल को कि एक बेड हमें दिलवा दीजिए, एक कोई मदद कर दीजिए, कोई सिलेंडर दिलवा दीजिए। तो ऐसे में ये जो आज मीटिंग की है उसमें जो पर्पस क्या कुछ हासिल हुआ है क्या? देखिए, इसमें कोई नया फैसला हुआ हो, कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया हो, ऐसा नहीं है। एक एडवाइजरी प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार स्थानीय लोगों से संपर्क में रहें। अगर कहीं भी कोई चुनौती आ रही है, कोई मुश्किल का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, तो उस संकट को दूर करने की पहल मंत्रियों को करना चाहिए अपने व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्रों में। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यवस्था का सवाल जिसका जिक्र विस्तार से परिमल ने किया है, वो बहुत बड़ा है। देखिए, आज ही खबर आई है कि केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने करीब 4.5 लाख रेमडेसिविर के वायल्स के इंपोर्ट करने के फैसले की जानकारी दी, और ये कहा है कि इसमें से 75,000 जो रेमडेसिविर है उसके वायल्स का इंपोर्ट आज भारत पहुंचने की संभावना है। तो अगर इतने बड़े स्तर पर इंपोर्ट करने की जरूरत थी, रेमडेसिविर एक महत्वपूर्ण दवाई मानी जाती है कोरोना मरीजों के लिए, तो इतनी देर से इसके इंपोर्ट करने का फैसला क्यों किया गया? दूसरा, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, पिछले 10 दिन में करीब 1213 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सेटअप करने की, इंस्टॉल करने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया है पीएम केयर फंड के जरिए, और ये तय किया गया। हिमांशु, जब घर में आग लगी हो तब आप क्यों कुआं खोद रहे हैं भाई साहब? 1 साल था आपके पास ये सब चीज करने के लिए, अभी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आप क्यों उतावले हो रहे हैं? तब कहां थे जब घर में आग लग रही थी? निश्चित तौर पर यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर आप मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को इंस्टॉल करने का फैसला आज करते हैं, तो वो कब तक वो फंक्शनल हो पाएंगे और कब तक
जो दूर दराज के जिले हैं, जिला अस्पताल है, छोटे शहरों में अस्पताल हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो किल्लत को आप एड्रेस कर पाएंगे। रेमडेसिविर दवाई बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इंपोर्ट का फैसला हुआ है। पहली खेप आज पहुंचने वाली है, दूसरी खेप में अभी 2-3 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल उठ रहा है कि बहुत देरी से लॉन्ग टर्म मेजर्स का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, और इस दौरान हमने देखा है कि साल के शुरुआत में आपने भी कैंपेन कवर किया है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहे, कुंभ का आयोजन किया गया, बहुत सारे सवाल हैं, कई स्तर पर तैयारियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं हिमांशु, उत्तर मिलना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन 10-10 सेकंड के लिए आऊंगा। आशीष, 10 सेकंड, क्या सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पर ही भरोसा रखा जाए इस मैच से निपटने के लिए? 10 सेकंड, फिर परिमल के पास आऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए अदालतों पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा सरकारें अपना दायित्व निभाने में नाकामयाब हुई हैं। आप एक सेकंड की एक बात बताता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में रोजाना जब सुनवाई होती है, तो परसों की सुनवाई में एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को रोते रोते ये कहा कि उनके जो जीजा हैं वो बुरी हालत में हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए। उनकी भतीजी बार बार फोन कर रही है कि मामा मेरे पापा को बचा लो, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी हालात में जब देश की अदालतें अपने आप को ऐसा महसूस करती हों, वो अदालतें जो कि ये कहती हैं कि हम घड़ी की सुइयां भी वापस कर सकते हैं, उन अदालतों के पास इतना अधिकार इस संविधान ने दिया है, वो अदालतें भी आज मोहताज ऐसा इसलिए हो गई हैं कि हमारा प्रशासनिक तंत्र, हमारी कार्यपालिका बुरी तरह न केवल विफल हुई है, बल्कि लोगों को एक तरीके से मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। परिमल जी, परिमल बाबा, एक तरफ यहाँ पे कहा जाता है कि रेमडेसिविर सबको जरूरत नहीं है, मैजिक बुलेट नहीं है, अस्पतालों में ही दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, इसमें रेमडेसिविर मौजूद नहीं है, यहाँ पे पैरासीटामोल मौजूद नहीं है। ये हालत है, और इस हालत से लोग निकाल सकते हैं कि कितने लोगों की मौत उस वक्त हुई होगी जब उनको ज़रूरत रही होगी और रेमडेसिविर नहीं मिला होगा। तो ये स्थिति है दिल्ली के केंद्रीय जो सरकार है उसके हॉस्पिटल की, सफदरजंग हॉस्पिटल। सही कहा आपने, जहां पर सबको जो है वो महंगी दवा नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक दवा चाहिए वो भी होना जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए और अपनी अपनी बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि अब जब है सरकार किस तरह से जागती है। हालांकि तैयारी करनी सरकार ने शुरू कर दी है, उम्मीद करेंगे कि हालात पे जल्दी से जल्दी जो है वो काबू पाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे तो अभी आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी से कैसे घुट रहा है दिल्ली का दम। कहीं जाइएगा नहीं, ये रिपोर्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जरूर देखिए। राजधानी दिल्ली का दम अभी भी ऑक्सीजन की कमी से घुट रहा है। दिल्ली सरकार इस कमी को लेकर के अदालत के चक्कर लगा रही है। पिछले 13 महीनों में जितनी औसतन मौत दिल्ली में हो रही है, उससे करीब 5 गुना ज़्यादा मौत केवल इस साल अप्रैल महीने में ही हुई, वो भी तब जबकि ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की कमी राजधानी दिल्ली का दम घोट रही है। सरकार अदालत में फरियाद कर रही है, पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने बताया कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जरूरत के हिसाब से ज्यादा आपूर्ति की गई। वहीं दिल्ली की जरूरत 700 मीट्रिक टन की थी, पर आपूर्ति 490 मीट्रिक टन ही की गई। अब शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए, जरूरत ज्यादा तो आपूर्ति कम क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली की हालत खराब है, हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र दिल्ली पर ध्यान दे। समिति ने सारे राज्यों से ये पूछा कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, और एक एक करके हर राज्य ने अपने जरूरत के हिसाब से उस समिति के सामने एक फिगर, एक आंकड़ा रख दिया कि हमें इतने मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और केंद्र सरकार की उस समिति ने फिर फैसला लिया और उस जरूरत के सामने जितना आवंटन वो दे सकते थे, उन्होंने उस राज्य को वो आवंटन दे दिया, केवल एक राज्य को छोड़कर, और उस राज्य का नाम है दिल्ली। एक लौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसने जितनी मांग करी उसका आधा भी हमें नहीं मिला।
आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च तक 11,027 लोगों की मौत हुई। इन 13 महीनों में हर महीने औसतन 848 लोग बीमारी से हारे। वहीं केवल अप्रैल में अब तक 4,745 लोगों की जान कोरोना से गई, यानी पहले की औसत से 5 गुना ज्यादा मौत इस महीने हुई। इस टाइम इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इवन कि जो मेरे नोन भी हैं, जो भी जानने वाले, उनके जो फ़ोन आ रहे हैं वो भी सब ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इस टाइम ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल पा रही है, उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई है। आज की डेट में दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गोयल हॉस्पिटल में जाके बात करी, वहाँ पे भी मैंने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और बेड के लिए भी लाइन लगा के खड़े हैं, आईसीयू बेड्स के लिए। लेकिन सबको लिटरली बोला जा रहा है कि नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ, कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लिटरली अभी दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि बता नहीं सकते। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौत की वजह बनी, ये सबको पता है। वहीं सरकार से लेकर लोगों और अस्पतालों का ऑक्सीजन को लेकर रोना बरकरार है। अस्पताल में जिनको बेड नहीं मिल रहा, उनके लिए गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर का भी इंतजाम किया है। सांस की इस बीमारी को सही वक्त पर ऑक्सीजन न मिले तो जान पर बनने की बात जग जाहिर है। राजधानी दिल्ली फिलहाल इस संकट से गुजर रही है और बीतते वक्त के साथ साथ लोगों का दम घुट रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे। कोविड पोर्टल के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने एनडीटीवी से कहा कि अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस वक्त हमारे साथ कोविन चीफ डॉक्टर RS शर्मा हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवाया, लेकिन वैक्सीनेशन शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कब से लोग शेड्यूल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1 मई से जो तीसरा चरण है वो वैक्सीनेशन का शुरू होने जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे चरण तक जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लग रही थी, वो वैक्सीन तीसरे चरण में भी चालू रहेगी। भारत सरकार का जो 50% हिस्सा जो है, वो हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है और जो सरकारी केंद्रों पर 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल में आएगा। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। अब तीसरा जो चीज है कि 18 से 44 साल के वर्ष के लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग प्लस राज्य सरकारें अपना ये वैक्सीन प्रोक्योर कर रही हैं मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद उनको ये डिप्लॉय करेंगे। अब कुछ राज्य सरकारें कल से प्रारंभ करेंगी, कुछ परसों से प्रारंभ करेंगी, कुछ हॉस्पिटल्स थोड़े 1-2 दिन के बाद प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही वो प्रारंभ करेंगे वैसे ही वो कोविन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वैसे ही उनकी वैकेंसीज दिखना शुरू हो जाएंगी और लोग अपना रिजर्वेशन या बुकिंग करा सकेंगे। अब तक का जो फिगर है, अनुमानित फिगर, कल से कितने राज्यों में 18 से 44 साल तक के लोग वैक्सीन करवा पाएंगे? कितने राज्यों का आंकड़ा अभी तक आ गया सर? आप नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये आंकड़े मैं नहीं रखता। मैंने पिछली बार भी शायद आपसे जब मैं मिला था तो मैंने कहा था कि मैं लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज नहीं हूं। मेरा जो काम है वो ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, हॉस्पिटल की ऑनबोर्डिंग करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट जो डाउनलोड होता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड होता है। ये करने का जिम्मा मेरा है। रही बात कि कहां पर कितनी वैक्सीन सप्लाई हो रही है, ये जो लॉजिस्टिक जो इशू है, वो जो इम्यूनाइजेशन डिवीजन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो काम करता है। और ये आंकड़ा मेरे पास नहीं रहता है कि कहां पर कितनी वैक्सीन पहुंच गई है। लेकिन आज की तारीख में कोई शेड्यूल नहीं कर पा रहा है सर, तो कब से शेड्यूल कर पाएंगे अगर लोगों के लिए बता पाए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, उस शेड्यूल करने के लिए आप एक तो इस जो मैंने बताया आपको, ये एप्लीकेशन जो हमारी कोविन की वेबसाइट पर है, आरोग्य सेतु पर भी एप्लीकेशन है। दूसरा नंबर, हम लोग जो है जैसे ही राज्य अपना शेड्यूल करेंगे वैसे राज्य सरकारें भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताएंगी कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कहाँ कल से प्रारंभ हो रहा है। तो ये क्योंकि वही वैक्सीन करवा रहे हैं,
आप ये जाने कि भारत सरकार जो है 45 वर्ष के ऊपर का वैक्सीनेशन भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त वैक्सीनेशन से हो रहा है, लेकिन बाकी वैक्सीनेशन जो 18 से ऊपर के वैक्सीनेशन होंगे वो राज्य सरकारें या प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे। तो वो लोग अपने आप में ही बताएंगे कि हम कहां से वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। तो ये अभी तक स्रोत होगा। अभी तक अनुमानित जो फिगर होगा सर 18 से 44 साल तक के लोग कितने मोटे तौर पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे? देखिए, कल से परसों शाम 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक करीब 1,37,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कल करीब 1,05,00,000 लोगों ने कराया था और सवेरे से लेके आज तक भी करीब 10-12 लाख लोगों ने करा चुके हैं। आप अपना जो हमारा डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। तो बेसिकली करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरा अपना मानना है, जो हमारे पास वैसे एज वाइज ब्रेकअप के आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन में उछाल आया है पिछले 2 दिनों में, तो उसमें ज्यादातर लोग 90% लोग जो है 18 से 45 वर्ष के लोग ही होंगे। तो आप ये मान के चलिए करीब 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 18 से 45 साल के लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवाया। पुणे में कोरोना का कहर जितना तेज है, इंसानियत उतनी ही कमजोर पड़ गई। यहाँ एक 1.5 साल का मासूम अपनी मां के शव के पास 2 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन बीमारी के डर से कोई उसके पास नहीं गया। बाद में पुलिस पहुंची। 2 महिला कांस्टेबल ने मां की जिम्मेदारी निभाई। कोरोना की जिस आशंका से पड़ोसी बच्चे के पास नहीं जा रहे थे, उस बच्चे की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है। उसकी मां को कोरोना था या नहीं, ये भी अभी साफ नहीं है। पूजा भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल झकझोरती हैं। वक्त के कहर से अनजान मृत मां के बगल में बैठा 1.5 साल का मासूम। पड़ोसियों ने तब तक सुध नहीं ली जब तक इस घर से आ रही बदबू ने परेशान नहीं किया। मकान मालिक के फोन कॉल पर पुलिस पहुंची, बच्चे को गोद में उठाया और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सुशीला गभाले और रेखा वजे ने मां की जिम्मेदारी खुद उठाई। मृत महिला का शव सोमवार को मिला, पर पुलिस को शक है कि मौत 2 दिन पहले हुई हो। बच्चा भी करीब 2 दिन से भूखा प्यासा बताया गया। कोरोना के डर से किसी ने भी मदद की नहीं सोची। मला पण 2 मुलं आहेत, एक मुलगा 8 वर्षाचा आणि एक मुलगी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8 एक 6 साल का। ये अपना बच्चा जैसा लगा। जब मैं उसको चम्मच से दूध पिला रही थी तब वो बहुत जल्दी पी रहा था, भूखा था। बघूनच आम्ही व्याकुळ झालो। डॉक्टरांनी चेक केलं, त्याला सांगितलं थोडासा ताप आहे म्हणून। बच्चे को थोड़ा बुखार था। हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बाकी सब ठीक है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद पानी के साथ हमने बिस्किट भी खिलाया। फिर बच्चे को हम कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। बच्चा अभी बाल शिशु गृह में है। लोग उस समय उस बच्चे के पास नहीं आ रहे थे कि कहीं उसकी माँ को कोरोना तो नहीं था और कहीं बच्चे को पास लेने से उनको कोरोना ना हो जाए। लेकिन हमारी ममता जागी और हमने बच्चे की मदद की। मला काहीच कल्पना नव्हती, पण आम्हाला वाटलं आपल्या बाळासारखंच आहे ते। बच्चे का कोविड टेस्ट नेगेटिव है और फिलहाल बाल शिशु गृह में है। मां के शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है और विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है। फिलहाल महिला की मौत का कारण साफ नहीं। कौटुंबिक जबाबदारी आणि सामाजिक दृष्टिकोन या दोन्हींचा विचार करून त्यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे। हमारी महिला कर्मचारियों ने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को पानी और दूध पिलाया और इस कार्य से समाज को संदेश दिया कि पुलिस की ड्यूटी निभाते समय परिवार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कशी त्यांनी निभावायची असते। महिला का पति कुछ दिन पहले किसी काम से उत्तर प्रदेश गया था। पाबंदियों के बीच उसके लौटने का अब तक इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना की इस आपदा में जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की डिमांड खूब बढ़ी है। अपनों का जीवन बचाने को लेकर के लोग इस दवा के लिए दर दर भटक रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। इस बीच इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। अब तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बनने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली दवा कंपनी का पर्दाफाश किया। 196 नकली इंजेक्शन के साथ 5 लोग गिरफ्तार भी
किए गए। ये लोग 25,000 रुपये में जरूरतमंदों को ये ब्लैक में बेचते थे। अब तक इन्होंने करीब 2,000 इंजेक्शन बेचने की बात कबूल की है। कोरोना में लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहे हैं, एम्बुलेंस वाले लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे में भोपाल के जावेद खान नाम के एक शख्स ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस बना करके मुफ्त सेवा देने की शुरुआत की है। जुगाड़ से बनाई ये एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। इस एम्बुलेंस को बनाने के लिए जावेद को अपनी पत्नी का लॉकेट तक बेचना पड़ा। तो इस बुलेटिन में इतना ही।